Good evening, everybody. Today, me Naisa is going to teach you a very important chapter of class 8, which is chapter 2 microorganisms, friend and fui. So, हम पैरा बाय पैरा इसको समझते हैं. सबसे पहला पैरा, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with the greyish-white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें क्या लगता है, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, देयर आर 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. हम ये समझते आ रहे हैं कि हाँ 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो है एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. पूरे अर्थ के अंदर 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स भी आते हैं, पर हम उन्हें देखते तो नहीं हैं. वो इसलिए क्योंकि वो दिख नहीं सकते हैं. क्योंकि इसका नाम आप ध्यान से देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आता है माइक्रो. माइक्रो का मतलब होता है टाइनी. टाइनी मीन्स स्मॉल, इतने स्मॉल कि हम उससे अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं. दूसरा वर्ड देखो, माइक्रोब्स. माइक्रोब्स में भी सेम वर्ड आ रहा है, माइक्रो. माइक्रो का मतलब क्या है? टाइनी, जिसको हम अपनी नेकेड आई से ही नहीं देख सकते हैं. तो इस वजह से हम उन्हें अपने देख तो नहीं सकते, पर वो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं. सो these observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microbes or microorganisms are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of the microscope. That is why they are called microorganism or microbes. अब मैंने आपको बताया कि इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स क्यों रखा गया, पर इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये माइक्रोस्कोप के बिना देख ही नहीं सकते हैं, तो इस वजह से इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स रखा गया. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी थी. इन एक्टिविटी के अंदर हमें सॉइल और वाटर को देखना था. तो एज ऑब्जर्वेशन ये सामने आया कि वाटर और सॉइल इज़ फुली ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. वाटर और सॉइल दोनों के अंदर कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे और टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स की कैटेगरी में आए. ये जो माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल हैं साइज़ के अंदर कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं अनएडेड आई से, विच मीन्स नेकेड आईज. और बस हम एक देख सकते हैं. वो एक पता है कौन सा है? जो ब्रेड पे फंगस ग्रो होती है, उसको हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, बट बाकी को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं. और इन्हीं वजह से इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स रखा गया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर पार्ट्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. वो क्वेश्चन है कि चैप्टर के रिलेटेड, चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फुई. तो क्या हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रेंड एंड फुई के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं? तो आई वुड लाइक टू से नो. ऐसा इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, इनमें फुई भी प्रेजेंट है एंड फ्रेंड भी प्रेजेंट है. तो अगर हम इनको कैटेगराइज करेंगे तो बैक्टीरिया अलग हो जाएगा. बैक्टीरिया को हम हाफ तो कर नहीं सकते हैं, तो बैक्टीरिया को हम फ्रेंड और फुई में कैटेगराइज कर सकते हैं, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं. इसी तरीके से बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, इनको हम फ्रेंड और फुई में कैटेगराइज कर सकते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं कर सकते हैं. अच्छा, अब 2019 के अंदर जब भी आप देखते होंगे एयर के अंदर, तो तब वहाँ पे बात आई थी कि कोरोना वायरस है. बट एयर के अंदर जब आप देखोगे तो यू विल से दैट ये तो सिंपल सी एयर है, यहाँ पे तो हमें कोई कोरोना वायरस दिख ही नहीं रहा है. अब ऐसा इसलिए क्योंकि आई रीड दिस पैरा.
वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस जो हैं वो भी माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं, पर वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरसेस को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये आता है कि माइक्रो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, पर वायरसेस जो है वो बॉर्डर लाइन है लिविंग के और नॉन लिविंग के। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर के अंदर जब वो होते हैं तो वो एज अ नॉन लिविंग बीइंग एक्ट करते हैं, ठीक है, बट जैसे ही वो एक होस्ट के अंदर आ जाते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाते हैं, अब होस्ट की बॉडी का मतलब लाइक ह्यूमन्स बॉडी, एनिमल्स बॉडी, उसके अंदर आ जाते हैं तो वो एज अ लिविंग बीइंग एक्ट करने लगते हैं, वो रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। तो दे आर कॉल्ड द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज़ वाई इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह भी सकते हैं पर नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ बहुत सारे वायरसेस हैं, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये सभी कॉमन एलिमेंट्स विच मीन्स जो हमें कॉमनली होते रहते हैं राइट एक ईयर के अंदर, तो वो सभी वायरसेस की वजह से ही होते हैं। पर सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स ये भी वायरसेस की वजह से ही होते हैं। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa protozoans, whereas typhoid and tuberculosis TB are bacterial diseases. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीज़ वायरस की वजह से ही कॉज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गे, इन सब में कोई भी प्रेजेंट है तो वो भी हमें हार्म कर सकते हैं, वो भी हमें डिसीज़ दे सकते हैं। तो प्रोटोजोआ डिसेंट्री और मलेरिया डिसीज़ कॉज करते हैं, वेयर एज टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीजेस कॉज करती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो ये बैक्टीरियाज हैं, ये एल्गे है, ठीक है। पहले एल्गे का नाम है चिलमाइडोमोनस और दूसरे का नाम है स्पायरोगाइरा। प्रोटोजोआ के अंदर आता है अमीबा और पेरीमेसियम। अब यहाँ पे ना आपको एक कन्फ्यूजन होगी, एक है पैरामेसियम और एक है पेरिसीलियम। तो ये पेरिसीलियम है और ये पैरामीसियम है। ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस फंगी के द्वारा कॉज किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी जो हम आगे तो पढ़ेंगे ही, पर मैं आपको अभी बता देती हूँ। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम के द्वारा पहला एंटीबायोटिक बना था, ठीक है। अब हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनको कैटेगराइज किस पार्ट्स में हम कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कहाँ रहते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गे एंड फंगी। They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं, हमारी हर सराउंडिंग में रहते हैं, चाहे वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेल्यूलर हो। वो ऐसे इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं जहाँ पर हम ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स नहीं रह सकते हैं। वहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो कैपेबल नहीं है रहने की। जैसे इतनी ठंड वाली जगह में हम नहीं रह सकते हैं, इतनी गर्मी वाली जगह में हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उसके कैपेबल नहीं है। पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ भी रह सकते हैं। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जिसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेशली प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड, ब्रेड और केक के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बताए हुए हैं कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं बाय जो भी वो वेजिटेबल पील्स है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, फेसेस हैं, उन सभी को वो हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक वन ऑफ द ह्यूमस और समटाइम्स मैन्योर, ठीक है।
ह्यूमस वो तभी कन्वर्ट करेंगे जब डेड एनिमल्स वहाँ पे होंगे, डेड एनिमल्स वहाँ पे होंगे। और मैन्योर वो तभी बना सकते हैं जब वहाँ पे वेजिटेबल पील्स होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ वो एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक बार पढ़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस, एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस अनयूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया. Because that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. So, सबसे पहले देखते हैं making of curd and bread. So, curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into the curd. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idlis, and bhaturas is curd. Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice idlis and dosa batters. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कर्ड जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया को कंटेन करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो मल्टीप्लाई करता है मिल्क के अंदर और कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। बैक्टीरिया जो है वो मेकिंग ऑफ चीज़ में भी इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ वो पिकल्स में भी इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स है जिसमें वो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लाइक रवा, सूजी, इडलीस और भटूरा से इसके अंदर भी कर्ड ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बैक्टीरिया और यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर्स। फर्मेंटेशन हमें पता है, तो बैक्टीरिया और यीस्ट हेल्पफुल होते हैं फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर्स। उसके अंदर बैक्टीरिया और यीस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक्टिविटी देखें तो इस एक्टिविटी के अंदर ये लिखा है, टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स इट विद वार्म वाटर, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ yeast पाउडर एंड नीड टू मेक इट अ सॉफ्ट डव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? यहाँ पे क्या है, जब हमने मैदा को एज अ वेरी सॉफ्ट डो में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसमें यीस्ट पाउडर डाल, तो वो पहले इतना था, बट 2 hours लेटर की दिखाऊँ तो मैं 2 hours लेटर पे ये इतना हो गया, ठीक है। और ये कैसे हुआ? यीस्ट पाउडर डालने से। यहाँ पे यीस्ट प्रेजेंट है, तो इसका आंसर ये है। ऐसा क्यों हुआ? यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. बबल्स ऑफ गैस fill the dough and increase its volume. This is the basis of use of yeast in the baking industries for making breads, pastries and cakes. जो यीस्ट है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और बहुत सारे हमने न्यू वंस को ऐड करता है। अब जो उसके न्यू वंस होंगे वो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होंगे, तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एक्सर्ट किया, ठीक है। और जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सर्ट किया तो वहाँ पे उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गई, उसकी जो मैदा है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, और इस वजह से यीस्ट को हम बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हुए देखते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ठीक है। अब ये था मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब देखते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, जूसेस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं फॉर अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर. जो यीस्ट है वो कमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर भी यूज़ किया जाता है फॉर द लार्ज स्केल मेकिंग ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, एंड दिस पर्पस की वजह से यीस्ट को यूज़ किया जाता है नेचुरल शुगर्स, इसको ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स के अंदर, एंड ग्रेन्स के अंदर भी लाइक बार्ले, वीट, राइस, crushed fruit juices as well. Now,
जो अल्कोहल है उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करे। ऐसा प्रोसेस जहाँ पर शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाए उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह सकते हैं। लोइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। लोइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 के अंदर। नाउ अब देखते हैं मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज of penicillin. The source of these medicines is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptococcium, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known as antibiotics, which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. अब मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बताया जाता है कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एज ए एंटीबायोटिक्स में यूज़ किए जाते हैं ताकि वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअल में किल कर सकें, ठीक है। और ऐसी मेडिसिन जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोके, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारे या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करे, वो एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और एंटीबायोटिक्स आजकल बैक्टीरिया और फंगी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बता दिया था कि एक फंगी है पेनिसिलियम जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी। और आगे जाकर स्टेरपोटिसियम, टेरासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन इनसे एंटीबायोटिक बनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पेनिसिलियन से एंटीबायोटिक बनी इन 1929 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाउ antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. Right now, अब आती है वैक्सीन। अगर इन छोटे मोटे फीवर की जगह अलग अलग तरीके के हमको डिसीज़ होते तो हम क्या एंटीबायोटिक ही लेते, पर एक्चुअल में एंटीबायोटिक का कोई काम ही नहीं होता, एंटीबायोटिक कुछ कर ही नहीं पाती। तो जब भी हमें कोई डिसीज़ होती है तो उसके लिए हम एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं। When a disease-carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease-causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases like cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर देती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती हैं, और वो तभी प्रोड्यूस कर सकती हैं जब हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन लगी हुई हो। और अगर वही माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर दोबारा घुसता है, एंटर करता है, तो वो बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो फाइट करती है और उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को किल कर देती है जो हमारे पास सूटेबल एंटीबॉडीज़ हैं उससे। जो एंटीबॉडीज़ होती है वो फॉर एवर हमारी बॉडी के अंदर रिमेन रहती हैं एंड हम प्रोटेक्टेड रहते हैं बहुत सारी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब से फॉर एवर। एंड इस तरह से वैक्सीन काम करती है। और several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by the vaccination. Now, Edward Jenner discovered the vaccine of smallpox in 1798. Now, अब आती है हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे बस इतना बताया हुआ है कि हमारे
जब हम पैदा हुए थे तभी हमें कुछ ऐसी वैक्सीन्स लग गई थी ताकि हम फ्यूचर में प्रोटेक्टेड रहें। और ये एसेंशियल है, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals and you may take these vaccines, right? A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. जो स्मॉल पॉक्स थी वो एक बहुत गंदी बीमारी थी, पूरे वर्ल्ड में जो प्रेजेंट थी, पर उसकी वैक्सीन जब इन्वेड हुई तो किसने इन्वेड करी थी? एडवर्ड जेनर ने। जब उस वैक्सीन को इन्वेड किया तो फाइनली वो जो स्मॉल पॉक्स है वो ख़त्म हो गया। वो भी एटमोसफेयर में है पर हमारी बॉडी के अंदर आता तो वो किल हो जाता है। These vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease. अब आती है बारी इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जो एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को, एटमोसफेरिक, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। So some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil fertility with nitrogen and increase its fertility. These microbes are called biological nitrogen fixers. Now cleaning up the environment and then हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाएगा। So Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant of the waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this let happen. बुजो और पहेली ने स्कूल गार्डनर को ऑब्जर्व किया मैन्योर बनाते हुए। उन्होंने कुछ प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को नियर बाय हाउसेस से कलेक्ट किया और गार्डन में डाला। और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि ये डिकम्पोज हो गया और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। तो बुजो और पहेली जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सो द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ये एक्शन ऑफ माइक्रोब्स विच मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ है। Now, see, you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants or sometimes dead animals on the ground. You find them that they disappear after some time. This is because of the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thirdly clean up the environment. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लार्ज अमाउंट्स में डेड ऑर्गेनिक मैटर को देखते होगे, डिकेइंग प्लांट्स को देखते होगे और समटाइम्स डेड एनिमल्स को ग्राउंड पे देखते होगे, पर कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर उसको डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स का, ताकि वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सके और ये जो सब्सटेंसेस हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने डिग्रेड और हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को थर्बी सब्सटेंस को क्लीन करते हैं और एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखते हैं। तो ये थी हमारी चैप्टर 1 की पार्ट 1 की वीडियो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।